आदर्श अग्रवाल की वो गुस्से भरी गूंज वहां चारों तरफ गूंज जाती। शौर्य दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसकी बहन शव को डरता हुआ देखकर बाहर निकलती और उस आदर्श अग्रवाल को देखने लगती। डॉक्टर अनन्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप भी उस लड़के के साथ जुड़ चुकी हैं? ओहो, उस लड़के ने तो नीरो को जनरेट किया, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। और लेकिन सभी को अपना फ़ायदा तो देखना ही है। आदर्श अग्रवाल इस्माइल के साथ अनन्या से कहता, वो मेरा भाई है, मेरा खुद का अपना भाई, किसी का फ़ायदा नहीं। अनन्या जैसे ही कहती है वो आदर्श अग्रवाल वो तो हैरान देखने लगता। बकवास, ये कैसे हो सकता, वो तो अनाथ है। आदर्श अग्रवाल जैसे ही कहता है वो कुछ रियलाइज करता, लेकिन अनाथ तो तुम भी हो। मतलब तुम सच ही कह रही होगी, तुम दोनों भाई बहन हो लेकिन साथ नहीं रहते। छोड़ो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं है, वैसे भी तुम्हारा भाई आज बचने नहीं वाला। आदर्श अग्रवाल वो अनन्या से कहता, अच्छा ऐसी बात है, अगर शौर्य को कुछ हुआ तो मैं बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये बात फैला दूंगी कि एक ऐसा लड़का जो कि बहुत बड़ा बीस्ट में बन सकता था, उसने इतने कम उम्र में ही नीडो को जनरेट किया और उसे तुमने मारा, तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारी सारी डॉनगिरी वो लोग निकलवा देंगे, समझे। अनन्या उस डॉन से कहती, अच्छा तो एक काम करते हैं, यहाँ मौजूद सभी को मार देते हैं, ये कैसा रहेगा। इतना कहने के बाद आदर्श अग्रवाल एक अजीब से बटन को दबाता और देखते देखते आदर्श अग्रवाल उसके सामने एक अजीब सा वुल्फ दिखना शुरू हो जाता है, जिसके 4 दांत थे और सांप के जैसे स्केल। वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो बाहर आता है, आओ की आवाज़ निकालता है और हाउल करता है, जिसके बाद आदर्श अग्रवाल उससे कुछ इशारा करता है, जिसकी वजह से वो वुल्फ वो तेजी से अनन्या की तरफ बढ़ने लगता। अनन्या वो डर नहीं रही थी। अगली पल अनन्या उसके सामने एक अजीब सा स्नेक दिखना शुरू हो जाता है, जिसकी पूरी बॉडी पे बाल थे और दिखने में वो अजीब और डरावना लग रहा था। वो स्नेक तेजी से आगे बढ़ता और उस वुल्फ के टांगों को लपेट लेता और उसे काटना शुरू कर देता। हाइब्रिड बीस्ट, क्या बात है, तुमने 2 बीस्टों के जीन को मिलाकर एक ऐसा बीस्ट बनाया। ओहो, वैसे तो म्यूटेशन के लिए ही जाने जाती, म्यूटेशन। ठीक है। इतना कहने के बाद वो आदर्श अग्रवाल कुछ इशारे करता, जिसकी वजह से देखते देखते उस डॉन के पीछे जितने भी लोग करे थे वो सभी अपने गन को अनन्या की तरफ पॉइंट कर देते हैं। अनन्या ये देखने के बाद था घबरा जाती, लेकिन अचानक से शौर्य उन सभी के सामने आ जाता। क्योंकि आपको मैच चाहिए तो मुझसे लड़िए ना। शौर्य उस डॉन से कहता, डेढ़ भूटिया सा बच्चा, और अकर तो देखो, मुझसे लड़िए ना, अब तो यहाँ तुम सभी मरने वाले हो, कुछ भी कर लो। इतना कहने के बाद वो डॉन जैसे ही इशारा करता वैसे सारे लोग फायर करना शुरू कर देते हैं। शौर्य और अनन्या एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखते देखते 5 सेकंड बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गोली आगे नहीं लगी थी। गोलियां इतनी स्लो भी तो नहीं होती है। इतना कहने के बाद शौर्य जैसे ही अपनी आंखें खोलता, शौर्य के सामने एक बड़ी सी लाल मकड़ी खड़ी थी, जो कि उन सभी के सामने आ गई थी और सारी गोलियां उसे ही लगी थी। लेकिन देख के लग नहीं रहा था कि उस मकड़ी को दर्द हो रहा है। जब शौर्य नीचे देखता है तो गोलियां उस मकड़ी से टकरा के नीचे गिर चुकी थी और उस मकड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था। शौर्य जब अच्छे से देखता तो शौर्य को उस मकड़ी के ऊपर एक इंसान भी दिखता, जो कि बैठा हुआ था और इस वक्त उसी डॉन की तरफ मुड़ा हुआ था। आदर्श अग्रवाल, तुम जो भी करते हो हमें से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुमने बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर बीस्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो अंजाम के लिए तैयार रहना, समझे। वो आदमी जो भी था वो उस आदर्श अग्रवाल से कहता, अब ये मत सोचता कि तुम मुझे भी मार दोगे, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं एक चुटके में तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ, इसलिए चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अभी के लिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार कुछ ऐसा सुनने में आया तो पूरे बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये बात फैला दूंगा जो तुमने अभी किया है, समझे। वो आदमी आदर्श अग्रवाल से कहता है और आदर्श अग्रवाल अपने दांतों को पीसता है और वहाँ से गाड़ी में बैठकर सभी लोग निकल जाते हैं। जिसके बाद वो मकड़ी देखते देखते अपनी जगह से गायब होती है और वो आदमी जो कि उस मकड़ी के ऊपर था वो नीचे आता है। आदित्य सिंह, श्योर, इस्माइल के साथ कहता है, चलो मैं इतना फेमस तो हूँ कि तुम जानते हो मुझे। वैसे डॉक्टर अनन्या, हाँ ठीक है। आदित्य सिंह डॉक्टर अनन्या से कहता, जी मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद अनन्या मुश्किल की तरफ देखती, सुनने में आया कि उस लड़के ने नीरू को जनरेट किया, क्या सच है। आदित्य सिंह शव को देखते हुए और ऑब्जर्व करते हुए कहता, देखे तो लग रहा है सच है। वैसे आप दोनों साथ में क्या कर रही, क्या आप इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली है। आदित्य वो अनन्या से कहता, अरे नहीं, वैसे मैंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं है, ना ही इसने, हम दोनों खुद मतलब सगे भाई बहन है। अनन्या आदित्य जैसे ये कहती है वो भी हैरान दिखने लगता, हे भगवान, हे भगवान, ये तो अच्छा ही है, आपको अपना भाई मिल गया। असल बीच में इसलिए आप किसी बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि ठीक है जो भी। श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दोगे,
क्योंकि तुमने नीरू को जनरेट किया है, वो भी बहुत ज़्यादा समय से पहले। तो वो भी शायद 14-15 साल के ही हो गए। और ज़्यादातर लोग, मतलब 100% लोग, सारे के सारे लोग नीरू को जनरेट करते हैं 20 साल की उम्र में, जिसके बाद ही उनकी असली जर्नी स्टार्ट हो पाती है। लेकिन तुमने पहले ही नीरू को जनरेट किया, तो तुम्हें अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट करनी होगी, समझे? और इससे हो गई है कि तुम बाकियों से आगे रहोगे। लेकिन इस मौके को अगर हाथ से जाने दिया तो खुद समझ जाओ। आदित्य वो शोर से कहता, हाँ मैं समझ गया। शोर भी स्माइल के साथ आदित्य को देखते हुए कहता कि आदित्य वो आदित्य था जो कि इस शहर का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी माना जाता था, और तो और इस शहर के सबसे बड़ी टीम का लीडर भी। देखते ही देखते सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद सभी लोग शोर को देखे जा रहे थे। साक्षी मैम, काफी सारे लोग, श्रेया, सभी लोग शोर को देख रहे थे। और वहां पर सभी को यह पता चल चुका था कि शोर किसका भाई है। वो डॉक्टर अनन्या का भाई था, ये बात सभी को पता चल चुका था। अगर ये उसका भाई था तो अब तक किसी को बताया क्यों नहीं? इतना तंग भी कोई नहीं करता उसे। काफी सारे लोग यही बातें किए जा रहे थे। लेकिन हाँ, शोर सच में नहीं चाहता था कि वो ये बात किसी को अब भी बताए, क्योंकि उसे पसंद नहीं था। उसकी बहन कुछ ज़्यादा ही फेमस थी और उसकी वजह से अब सब शोर से अच्छे से ट्रीट कर पा रहे थे। लेकिन शोर को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। शोर को सभी का असली चेहरा देखना ज़्यादा पसंद था, हमेशा की तरह। इस बार देखते देखते अनन्या वो कैमरा रूम में चली जाती है और शोर अपने क्लास में बैठ जाता है कि इसका एडमिशन दोबारा हो गया था। अनन्या वो ये सब देखते हैं कि ऑफकोर्स वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसमें शोर की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। शोर ने तो बस ये सुना कि उसकी बहन मुसीबत में, और उसके बाद ही जब वो कुछ कर नहीं पा रहा था तो जुनून में आके उसने नीरू को जनरेट कर लिया था। कितना फिल्मी लग रहा है ये, अपनी बहन को बचाने के लिए इतना सब कुछ। डॉक्टर संजीव तो अनन्या से कहते हैं, वैसे मेरा भाई 2 सालों से था कहाँ? अचानक से आकर इतना बदल गया, मुझे भी अजीब लग रहा है। क्या आप पता कर सकते हैं कि वो कहाँ था? अनन्या वो डॉक्टर संजीव से कहती है, ठीक है मैं पता करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो ये दिव्य पत्थर वाला प्रोजेक्ट अब बंद करना ही पड़ेगा। डॉक्टर संजीव अनन्या से कहते हैं। इस बात देखते ही देखते वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अनन्या उसी स्कूल में रुकती है ताकि शोर के आने का इंतजार कर सके जब छुट्टी हो। तो वो वहीं बैठी हुई थी और सारे लड़के और सारे लड़कियाँ उन्हें देखकर उनके साथ फोटो खिंचवाने आ रहे थे। शोर की सीट फिर से वहीं आ गई थी, सूर्या के बगल में। सूर्या उसे 1-2 बार देखती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं। दूसरी तरफ शोर के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो स्माइल के साथ सामने हो रही क्लास को देखे जा रहा था। शोर के लिए अलग से एक क्लास की जा रही थी जो कि सारे बच्चों को अटेंड करनी पड़ रही थी। थोड़ी पुरानी चीज़ें जो कि शोर को शॉर्टकट पर समझाई जा रही थी। शोर ने ऑलरेडी नीरू को जनरेट कर लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें शोर ऑलरेडी स्किप कर चुका। नीरू को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना होता है। लेकिन शोर ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुका है। लेकिन शोर अब वो सब नहीं भी सीखेगा तो चलेगा। चलो आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म करते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। वो टीचर, मतलब साक्षी मैम, वो सभी से कहती है, और टीचर एक सवाल है मेरा। शोर खड़ा होता है और पूछता है, बोलो। साक्षी मैम शोर से कहती है, प्राचीन समय में जब म्यूटेशन आया था तो वो कौन सा प्राचीन समय था? क्या उस समय के डायनासोर्स भी म्यूटेट थे? श्योर। साक्षी मैम से कहता, नहीं, उस समय में म्यूटेशन फैला ही नहीं था और ना ही उस समय कोई डायनासोर या फिर कोई भी बीस्ट, मतलब कोई भी जानवर म्यूटेट हुआ था। उस समय के लोग तो बहुत मुश्किल से जीते थे डायनासोर से बच बच के, और उस समय में लोग थे भी या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। एक तरीके से उस समय में सिर्फ डायनासोर्स ही रहते थे। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद जब इंसानी सभ्यता आई तो वहां पर लाखों साल बीतने के बाद, मतलब हमारे समय से 2-3 हज़ार साल पहले ये म्यूटेशन फैला, जिसके बाद सिद्धार्थ वरदान ने हम सभी को बचाया। साक्षी मैम श्योर कहती है। श्योर था कंफ्यूज दिखने लगता। हाँ ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद बैठ जाता और श्योर कुछ सोचने लगता, अगर प्राचीन समय में जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ म्यूटेशन होना ही नहीं चाहिए तो म्यूटेशन है क्यों? वो प्राचीन समय है भी या नहीं, या फिर मैं कहीं और ही पहुँच जाता हूँ? श्योर मन मन सोचता, लेकिन श्योर इस बात के लिए कंफर्म था कि श्योर धरती पे ही रहता। जब वो उस अंधेरी जगह पे पहुंचता, चांद की रोशनी श्योर तो चांद जैसी ही लगती है, मतलब वो धरती ही है। श्योर मन मन सोचता, लेकिन प्राचीन समय में म्यूटेशन फैला कैसे? श्योर फिर से मन मन सोचता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज के लोगों को पता ही ना हो कि प्राचीन समय में म्यूटेशन फैला था, या फिर इसकी कोई अलग मिस्ट्री हो सकती है। छोड़ो, मुझे क्या, मुझे ताकतवर बनने का मौका मिल रहा है। जहाँ तक है मोटा कीड़ा, इससे भी अच्छे बीस्ट होंगे वहाँ पर जिसे मैं टेम कर सकता हूँ। वो लोग घायल होंगे और मैं उन्हें दवाई लगा के ठीक करूंगा और वो मेरे हाथों टेम हो जाएंगे। इस्माइल के साथ शौर यही सोचने लगता। दूसरी तरफ मोटा कीड़ा, वो तो शौर के नीरू में बैठ के इसको सुन रहा था। अरे ओ पागल, उस समय तुम्हें कुछ पता नहीं था और तुम मासूम थे, इसलिए मैं तुम्हारे हाथों फंस गया। किसके हाथों फंस गया हूँ मैं? लेकिन हाँ, बाकी बीस्ट बेवकूफ नहीं होंगे। बाकी डायनासोर, बाकी बीस्ट, वो सभी तुम्हारे चेहरे को देख के हिसाब लगा लेंगे कि तुम चाहते क्या हो। और तो और पुराने समय में
किसी के भी पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो लोग किसी भी बीस्ट को अपने न्यूरो कोर से बाहर निकाल सके। तो एक तरीके से कोई भी बीस्ट किसी के भी न्यूरो कोर में घुसने से पहले 100 बार 1000 बार सोचता है। इसलिए वो इतने आसानी से तुम्हारे हाथों टेम तो नहीं होंगे। प्राचीन समय में ऐसी बात है, क्योंकि अगर कोई भी बीस्ट तुम्हारे हाथों टेम होता है तो उसे जिंदगी भर तुम्हारी न्यूरो कोर में रहना होगा उसकी नज़र से उस समय में। लेकिन उसे थोड़ी पता कि तुम अपने बीस्ट को बाहर निकाल सकते हो। इस समय में तो लोगों ने उपकरण बना रखे हैं बहुत सारे, जिससे वो लोग अपने बीस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन तुम बस सोच भर के अपने बीस्ट को बाहर निकाल सकते हो। अब ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता। मोटा कीड़ा श्योर्स कहता, तुम तो इंटेलिजेंट हो। श्योर मोटा कीड़ा कहता, हाँ हाँ वो तो मैं हूँ। मोटा कीड़ा श्योर को समझाते हुए कहता। श्योर ने जिन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, मोटा कीड़ा उन चीजों पर ध्यान देकर श्योर से बात कर रहा था। बस अजीब बात था, न्यूरो कोर मैंने कैसे जनरेट कर लिया। श्योर इतना सोच रहा था, इतने में श्योर के दिमाग में एक बात आती। वो पत्थर, उस दिव्य पत्थर का बड़ा वाला टुकड़ा तो मेरे ही अंदर है। श्योर ये सोचता और अपने सीने पर हाथ रखता, कहीं वो पत्थर ही तो न्यूरो कोर नहीं बन गया मेरा। श्योर मन मन सोचता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। श्योर सबसे पहले अपनी बॉडी को जांच करवाना चाहता था, कहीं वो पत्थर अलग हो और न्यूरो कोर अलग। इसलिए श्योर सब कुछ खत्म होने के बाद अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल चला जाता। हॉस्पिटल जाने के बाद श्योर अपने अच्छे से स्कैनिंग वगैरह कराता ताकि उसकी पूरी बॉडी का स्कैन निकल सके। स्कैनिंग रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। श्योर ने एक न्यूरो कोड ही जनरेट किया था और उसके बॉडी में कोई भी पत्थर नहीं मिला था। मतलब वो पत्थर ही न्यूरो कोड बन गया। हाँ यही हो सकता। चलो अच्छा ही है, वो पत्थर से तो छुटकारा मिला। श्योर मन मन सोचता, शरीर के अंदर पत्थर लेके घूमना और न्यूरो कोड लेके घूमना दोनों अलग अलग चीजें थे। इसलिए श्योर अब थोड़ा नॉर्मल दिख रहा था। पहले तो श्योर पैनिक था कि हाँ उसके सीने के अंदर पत्थर होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अब वो नॉर्मल दिख रहा था। वैसे श्योर है तुम्हारे पास तो एक बीस्ट भी है, वो कहाँ है। रेना जैसे ये कहती है, श्योर अपने मोटे कीड़े को पीछे से बुलवाता ताकि वो ये नहीं देख सके कि श्योर के न्यूरो कोर से वो मोटा क्या बाहर निकला। ये रहा ना, इसे अपने न्यूरो कोर में भी रख सकते हो। इसे अपने हाथ के पास ले जाओ और ये तुम्हारे न्यूरो कोर में चला जाएगा। इतना कहने के बाद अनन्या उस बीस्ट को श्योर के हाथों पर रखती है। मोटा कीड़ा जैसे श्योर के हाथों पर जाता वो गायब हो जाता। ये कहाँ गया। श्योर अनजान बनते हुए कहता, और ये लो ये डिवाइस, इसकी वजह से तुम अपने किसी भी बीस्ट को बाहर बुला सकते हो। अनन्या श्योर कहती है। श्योर जैसे ही उस डिवाइस को लेता और उसमें मोटे कीड़े की इमेज को देखता, वहाँ पर उसकी इमेज थोड़ी धुंधली धुंधली थी। अजीब बात है, तुम्हारे पास ये बीस्ट है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ बीस्ट रेयर होते हैं और कुछ बीस्ट मतलब बहुत ज़्यादा खोए खोए से होते हैं। शायद ये उनमें से ही है। बहुत अच्छा है। इतना कहने के बाद अनन्या श्योर के हाथों से उस बटन को दबाती और मोटा कीड़ा श्योर के सामने आ जाता है। देखा इतना आसान है, तुम अपने बीस्ट को बाहर बुला सकते हो और इसी के साथ तुम्हारे पास एक बीस्ट भी है। अनन्या श्योर को गले लगाते हुए कहती। श्योर उस मोटे कीड़े को देखता जो कि फालतू कुछ सर नाटक कर रहा था। नीर को अंदर बाहर करते करते उसका भी सर खराब हो रहा था। अब से तुम मेरे साथ रहोगे मेरे फ्लैट में, समझे। और हाँ कुछ जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है। अनन्या श्योर से कहती है, ठीक है बाबा ठीक है। श्योर नन्ना से कहता। देखते देखते श्योर अपने नए नए सामान खरीदता और उन सारे सामानों को लेने के बाद श्योर उस नए फ्लैट में जाता जहाँ पर अनन्या रहती थी। वहाँ पर कमाल का रूम था। सच में वो रूम सच में कमाल का था। वहाँ पर 4-5 रूम थे। वहाँ पे 4-5 लोग आसानी से रह सकते थे। श्योर उनमें से एक अच्छा सा कमरा सेलेक्ट कर लेता। श्योर इतने अच्छे कमरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश था। ऑफकोर्स इतने अच्छे रूम में एसी कमरे में सोना श्योर का सपना ही रह गया था। वो काफ़ी समय से सोया नहीं था। श्योर पूरे दिन सोता। रात के 9 बजे उसकी बहन उसे जगाती है और वो लोग साथ में डिनर करते हैं। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। श्योर डिनर करके वहाँ से जा रहा था, इतने में रुको नन्ना श्योर से कहती है और उसके पास एक बॉक्स लेके आती है। श्योर जैसे उस बॉक्स को खोल के देखता है उसके अंदर उसके पुराने सामान रखे हुए थे। मतलब ये आप ले गई थी। श्योर नन्ना से कहता, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जितनी भी आखिरी चीज़ें थी वो सारी मेरे पास थी। अभी सामान है लेकिन वो बेकार लग रहा है मुझे, तो मैंने तुम्हें दिए नहीं। नन्ना श्योर से कहती, नहीं उनके बदले तो नई चीज़ें ले ली है मैंने। ये चीज़ें खास है मेरे लिए, इन्हें देख के मुझे पुराने दिनों की याद आ जाएंगे। थैंक यू दीदी। श्योर इतना कहता और अपने सामान को लेने के बाद अपने रूम में चला जाता। और अब तक 10 बज चुके थे। श्योर को नींद नहीं आ रही थी। अब वो दिन में सो चुका था, लेकिन श्योर जानबूझ के ही दिन में सोया था क्योंकि श्योर को रात भर जग के देखना था कि आखिर होता क्या। श्योर की नज़र घड़ी के ऊपर थी कि आखिर वो कितने बजे टेलीपोर्ट होता। श्योर अपने साथ खाना और पानी ले लेता और एक पैक में टांग लेता। मुझे ये जो भी है मुझे इसे अपनाना होगा और इसमें अपना फ़ायदा ढूंढना होगा। श्योर इस्माइल के साथ उस घड़ी को देखते हुए कहता। 11:30 बज जाते लेकिन अब भी कुछ नहीं होता। अरे यार क्या करूं इतनी देर। घड़ी देख देख के बोर भी हो रहा और नींद भी आ रही है। श्योर मन मन कहता और एक लंबी सी उबासी लेता। श्योर ये देखता कि अब 12 बजने वाले हैं, लेकिन उसका तो दिल टूट गया था।
ऑफकोर्स उसे लग रहा था कि वो टेलीपोर्ट नहीं होगा। जैसे ही 12 बजते हैं, शोर कुछ नोटिस करता, उसके आसपास का स्पेस अचानक से बदलना शुरू हो जाता। रोशनी रोशनी फैलती है, अंधेरा अंधेरा फैलता, और अगले ही पल वो जंगल में था। ये मैं सच में आ गया। शोर इतना कहने के बाद उसी पेड़ के पीछे चुपचाप छिप जाता है। मुझे इसमें फ़ायदा ढूंढना, लेकिन मैं यहाँ छिप क्यों रहा हूँ। शोर इतना कहने के बाद एक लंबी सी नाइफ निकालता, जो कि वो डाइनिंग टेबल से उठा के लाया था। वो धीरे धीरे बाहर निकलता और धीरे धीरे चल के आगे जाने लगता। शोर मोटे कीड़े को अपने हाथ पे लाता। मोटे कीड़े, तुम तो काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना। मोटा कीड़ा शोर की बात सुनने के बाद वो ज़मीन में कूद के कहीं गायब हो जाता। अरे जाने के लिए नहीं कहा था, भाग गए क्या। शोर को लगा कि उसका मोटा कीड़ा उसे छोड़ के भाग गया। नहीं, तुम मेरे दिमाग के साथ जुड़े रह सकते हो, और हाँ, मैं आसपास के बीस्तों का पता लगा सकता हूँ, वो भी आसानी से। और तो तुम मेरे दिमाग से जुड़े हो, जो चीज़ें मुझे पता चलेंगी वो चीज़ें तुम्हें भी पता चलेंगी। अगर तुम्हें रेंज में रहे तो मेरी ताकत ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सेंसेस भी। इसलिए मैं जब तक ज़मीन में हूँ तब तक तुम मुझसे जुड़े रहना, और तुम्हें सब कुछ पता चलता रहेगा कि आसपास कोई बीस्ट है या नहीं। शोर इतना सोच रहा था में शोर को कुछ महसूस होता है। आगे एक डायनासोर है जो कि भाग रहा है। शोर इतना कहने के बाद वहीं छिप जाता है, और शोर जैसे ही छिपा था वैसे ही शोर के बगल से एक अजीब सा डायनासोर तेजी से भाग के निकला था। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ, शोर ये भी देखता है कि उस डायनासोर के पेट के ऊपर एक भाला घुसा दिया गया है। उस भाले की वजह से उसके बॉडी से खून निकले जा रहा था। शोर ये सब देख रहा था, तब में शोर के ठीक बगल से कुछ इंसान दौड़ते हुए जाते हैं। और यार, ये तो इंसान है, ये कबीले वाले तो नहीं, मतलब जैसे कि मुझे कच्चा पका के खाने वाले लोग। शोर मन मन सोचता है, पहले के समय में लोग इंसानों को पका के भी खाते थे। ये बात शोर को पता थी, इसलिए शोर थोड़ा घबरा सा गया था और उनके सामने नहीं गया था। लेकिन उनके कपड़े देखने में तो अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग राजमहल टाइप लोग हैं। अरे यार, इतना घायल होने के बावजूद इसकी इतनी स्पीड कैसे है। एक आदमी उसी भीड़ से कहता, मुझे क्या पता, पकड़ो पहले इसे। इतना कहने के बाद वो सभी तेजी से डायनासोर के पीछे जाते रहते हैं। शोर भी उन सभी का पीछा धीरे धीरे करने लगता। मोटा क्रैम की लोकेशन शोर को बताया जा रहा था, और शोर तेजी से आगे बढ़ते रहता। वो भागते हुए एक टैक्सी में पहुंचता, जहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा ग्राउंड बना हुआ था। वहाँ पेड़ पौधे कम थे, और वो डायनासोर वहीं गिर गया था। वो ऑफकोर्स वो बेहोश होने की हालत में था। वो जैसे तैसे अपनी टांगों पे खड़ा होता है और पुंखार लगाता ताकि ये इंसान उससे डर जाए। देखो तो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं किया। चल, हम तुझे एक मौका देते हैं, हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझे टेम कर लेंगे, और अगर टेम कर लिया तो तुम्हारी जितनी स्पीड हमें मिल जाएगी, और तुम्हारे साथ तेज तर्रार बीस्ट, वो तो सच में कमाल का होगा। वो आदमी वो उस डायनासोर से कहता है। शोर उस डायनासोर को देख पा रहा था। उसके हाथ और टांग बहुत ज़्यादा छोटे थे, और वो हल्का भी दिख रहा था, जिसके कारण उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसकी पूंछ पीछे तक जा रही थी, और वो डायनासोर उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, जैसे कि अब वो बेहोशी हो जाएगा। और मोटे कीड़े, इसकी मदद कर सकते हो। शोर मोटे कीड़े से कहता है। मोटा कीड़ा अगले ही पल अचानक से जमीन से निकलता और उन सभी के टांगों को काटना शुरू कर देता। ड्रिलस्टोन, भागो। इतना कहने के बाद वो सारे इंसान वहाँ से भाग के टफू चक्कर हो जाते हैं, और वो डायनासोर भी ड्रिलस्टोन से डरने लगता। लेकिन अचानक से उसके सामने से किसी की परछाई आते हुए दिखती है। ड्रिलस्टोन, ये तो तुमसे कुछ ज़्यादा ही डरते हैं, तुम्हारा खौफ कुछ ज़्यादा है क्या यहाँ पे। श्योर ड्रिलस्टोन से कहता है, मतलब मोटे कीड़े से कहता। हाँ हाँ, तुम्हें क्या पता मेरे झुंड की। वैसे हाँ, मेरा झुंड अभी यहाँ नहीं है, जैसे तुम लकी हो। मोटा कीड़ा श्योर से कहता है, और श्योर स्माइल के साथ उस डायनासोर को देखता जो कि गिर चुका था लेकिन बेहोश नहीं हुआ था। हे, तुम ठीक हो। श्योर उस डायनासोर से कहता है, कैसे तुम मेरी भाषा कैसे बोल पा रहे हो। वो डायनासोर श्योर से कहता, पता नहीं, जो भी है छोड़ो, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद उस भाले को धीरे से निकालता, और श्योर ये देखता है कि उस भाले पे एक अजीब सा रंग लगा हुआ था। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। श्योर उस डायनासोर से कहता, नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और क्या जानना चाहते हो। वो डायनासोर श्योर से कहता, नहीं, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। इतना कहने के बाद श्योर अपने ट्रीटमेंट बॉक्स को निकालता। वो अपने साथ ट्रीटमेंट बॉक्स और दवाइयाँ भी लाया था, जिससे वो उस डायनासोर के घाव पे लगा रहा था। लेकिन वो घाव पता नहीं क्यों सड़ते जा रहे थे। इस भाले के ऊपर तेजाब लगा हुआ है। श्योर वो भाले को चेक करते हुए कहता, दवाई लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उल्टा श्योर की उंगली जलने लगी थी। अब क्या करूँ, तो तुम कैसे बचोगे। श्योर उस डायनासोर से कहता, बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं ऑलरेडी मरने वाला। वो डायनासोर श्योर से कहता, और श्योर उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा उदास दिखने लगता, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पा रहा था। बस एक रास्ता है, तुम अगर इस लड़के के हाथों टेम हो जाओ तो। वो मोटा कीड़ा जैसे ही कहता है, वो डायनासोर गुस्से में दिखने लगता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये कहो कि मैं इसके जेल जैसे नीलकोर में चला जाऊँ, और वैसे ये बच्चा है, इसके पास नीलकोर कहाँ से आएगा। वो डायनासोर उस मोटे कीड़े से कहता, लेकिन तुम तो ड्रिलस्टोन हो ना, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो।
और बच्चे के साथ। जहां तक मुझे पता है तुम तो बहुत ज्यादा खूंखार और बेरहम हो, तो इस लड़के का साथ क्यों दे रहे हो? वो डायनासोर उफ मोटे की रिस्क कहता है, और श्योर और मोटा क्या दोनों इस डायनासोर को देखने लगते हैं।